नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। सरकार कभी नहीं बताएगी कि कितने लोग तालाबंदी के दौरान बेरोजगार हुए हैं, उनकी सैलरी बंद हुई है। लघु एवं मध्यम उद्योगों के संगठन ने अप्रैल से जून के बीच एक तीसरा सर्वे किया है, तीसरी बार। इस सर्वे का नाम है कोविड क्वार्टर। इस सेक्टर पर यह तीसरा राष्ट्रीय सर्वे है। संगठन के लोगों का कहना है कि जून में 2.5 से 3 करोड़ रोजगार चले गए। अगस्त तक 1 से 1.5 करोड़ और रोजगार जा सकते हैं। कोविड क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के बीच 74% एमएसएमई के किसी भी कारखाने ने या कंपनी ने नए लोगों को काम पर नहीं रखा है। इनका कहना है कि 3 लाख करोड़ के सरकारी पैकेज की बात हुई थी, लेकिन उससे उनकी मांगों का सिर्फ 19% ही पूरा होता है। एमएसएमई के संगठन ने साफ कह दिया है कि उन्हें नहीं लगता कि केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिए हैं, बनाए हैं, उससे इस सेक्टर को कोई फायदा होने वाला है। कई कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। लोन नहीं चुका पाएंगी तो बैंकों का एनपीए बढ़ जाएगा। मुख्यतः जो समस्या अभी हमारे को उद्यमी साथियों को आ रही है वो लिक्विडिटी की समस्या है। निरंतर तरीके से उन्हें लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी बैंकों से नहीं हो पा रही है और कुछ प्राइवेट बैंक जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा 7.8% पे अतिरिक्त लोन मुहैया कराए जाने का वादा किया गया था, उसका उल्लंघन करते हुए 9.25% पर मुहैया करा रहे हैं, जिसकी वजह से उद्यमी पे बहुत अधिक भार पड़ रहा है। और एक दूसरी समस्या बहुत बड़ी सप्लाई डिमांड चेन की आ रही है। 3 करोड़ रोजगार समाप्त हो गए। क्या ये छोटी खबर है? अगस्त तक 1.5 करोड़ और रोजगार समाप्त हो जाएंगी। क्या ये छोटी खबर है? 4 से 5 करोड़ लोगों पर बेरोजगारी टूटने वाली हो और शहर में सन्नाटा हो, ये ठीक नहीं है। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या आप आइडिया दे सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? स्केल क्या होता है इस सेक्टर का और किस किस प्रकार की नौकरियां होती हैं, काम होता है इसमें, असंगठित या संगठित? देखिए, इसको मोटे तौर पे कहते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी इसमें छोटे, लघु और मध्यम उद्योग, यानी 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ तक की जो फैक्ट्रियां होती हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उनको छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है। मंत्रालय का, भारत सरकार का जो अपना आकलन है, उसके हिसाब से आज देश में करीब 6.3 करोड़ ऐसे छोटे, लघु और मध्यम उद्योग हैं, जिसमें करीब 11.10 यानी 11.25 करोड़ के आसपास लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। अगर लघु उद्योग संघ का ये कहना है कि इस संकट के दौरान, लॉकडाउन के फेज के दौरान 2.5 से 3 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि कम से कम 1/4 लोग जो छोटे और लघु उद्योगों में काम करते थे, वो अपना रोजगार खो चुके हैं। दूसरी चेतावनी इस रिपोर्ट में ये है कि हालात अब भी ठीक नहीं हुए हैं, क्योंकि संकट बना हुआ है और इस वजह से करीब 1.5 करोड़ और लोगों की नौकरियां अगस्त तक जा सकती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह कही गई है कि सरकार ने अपनी तरफ से एक बड़ा पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें यह कहा गया था 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा। साथ ही स्ट्रेस जो एमएसएमईज हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ के लिए अलग से उसकी राशि आवंटित की गई थी। साथ ही एक इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए भी 50,000 करोड़ का एक योजना का ऐलान हुआ था। यानी कुल 3,70,000 करोड़ का स्टिमुलस पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री ने 20 मई को किया था। आज 22 जुलाई है, यानी 2 महीने से सरकार ने जो राहत पैकेज का ऐलान किया था वो लागू करने की कवायद की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद इस सर्वे ने ये बड़ा सवाल मुझे लगता है सरकार के सामने खड़ा किया है कि अब तक जो भी सरकार ने पहल की है उसका जमीन पर कोई कारगर नतीजा हो, ऐसा नहीं लगता। और सर्वे में बहुत साफ शब्दों में ये कहा गया है कि सिर्फ 19% ऐसे छोटे और लघु उद्योग हैं जिन्होंने सर्वे के दौरान लघु उद्योग संघ को और स्कॉच कंसल्टेंसी ग्रुप को ये बताया है कि उनके लिए ये जो पूरा पैकेज है, जो डिमांड थी उनकी, वो फुलफिल हुई है। सिर्फ 19%, यानी 81% 80% से ज्यादा छोटे, लघु और मध्यम उद्योग हैं जो संतुष्ट नहीं है सरकार ने जो कुछ भी पहल किया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो यूजफुल नहीं है। बहुत साफ शब्दों में ये कहा गया है, एमएसएमईज डू नॉट परसीव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स टू बी यूजफुल। इसका सीधा मैसेज इस सर्वे का ये है
कि भारत सरकार को इन करोड़ों लोगों का जो रोजगार छीना है और जिनका और रोजगार छीन सकता है अगर हालात नहीं सुधरे, तो और बड़े स्तर पर हस्तक्षेप करना होगा लोगों की नौकरियों को बचाने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी देने के लिए। हम आपको बता दें, जैसा कि हिमांशु ने कहा कि 11 करोड़ एक अनुमान के हिसाब से इस सेक्टर में लोग काम करते हैं। अगर इसमें से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएं तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये वही सेक्टर है जिसके कंधे पर सवार होकर मेक इन इंडिया को सफल होना था, जो फेल हो गया। अब इसके कंधे पर आत्मनिर्भर भारत का बोझ डाला गया है, नई पैकेजिंग की गई है। आप जरा सा 2-3 साल पहले की खबरों को सर्च करें कि इसी सेक्टर को मुद्रा लोन दिए जाने की बात होती थी। चुनाव में कहा जाता था कि मुद्रा लोन के जरिए 8 करोड़ रोजगार का सृजन कर दिया गया है। जब डेटा मांगा जाता था तो कुछ पता नहीं चलता था। लोन की राशि से हिसाब लगाया जाता था कि इतना लोन दिया गया है तो 1 लाख के लोन पर इतना रोजगार बना, तो 8 करोड़ लोगों का या 5 करोड़ लोगों का अलग अलग बयान है। अमित शाह से लेकर तमाम मंत्रियों के वो दिए जाते थे। अब जब 3 लाख करोड़ के पैकेज दिए गए हैं तो उनसे जोड़कर क्यों नहीं बताया जाता कि इतना रोजगार पैदा किया गया है, जबकि सच्चाई यह है, खुद इस सेक्टर के लोग 3-3 बार के सर्वे के बाद कह रहे हैं कि 2.5 से 2.5 करोड़ लोग अभी रोजगार खो चुके हैं और अगस्त तक और 1.5 करोड़ यानी 5 करोड़ 4 करोड़ और 5 करोड़ के बीच लोग रोजगार खो देंगे, और इस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। और अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से संबंधित है और गाजियाबाद से संबंधित। विक्रम जोशी पत्रकार की आज मौत हो गई, उनका निधन हो गया। उन्हें बदमाशों ने 9 बदमाशों ने मिलकर गोली मारी थी। एक न्यूज एजेंसी ने 9 बदमाशों में से खास लोगों का नाम लेकर यह प्रयास किया कि इसे सांप्रदायिक रूप दिया जा सके, लेकिन इस गिरोह में हर मजहब के लोग नजर आते हैं। और विक्रम जोशी की मौत के बाद उनकी पत्नी ने, उनके परिवार वालों ने काफ़ी हंगामा किया कि उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। रविश रंजन की ये रिपोर्ट सुनिए। एक भरे पूरे परिवार का इकलौता सहारा छिन गया। बुधवार को गाजियाबाद के अस्पताल में पत्रकार विक्रम जोशी ने आखिरी सांस ली। 2 दिन पहले सोमवार को उन्हें अपराधियों ने गोली मार दी थी। परिवार में मां, पत्नी, बहन और 2 बेटियां हैं। परिवार की आर्थिक मदद और सुरक्षा के लिए पत्रकारों ने धरना दिया। दबाव बढ़ता देखा तो सरकार ने 10 लाख की मदद और नौकरी का आश्वासन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी संवेदना है और जो भी इस घटना के लिए जहां भी लापरवाही हुई है वहां सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो अभियुक्त हैं उनको दंड दिलाने के लिए भी हम लोग और पुलिस विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, उनकी कुछ अपेक्षाएं थी शासन और प्रशासन से, और इसमें उनको तत्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की गई है। विक्रम जोशी ने 16 तारीख को अपनी भांजी के साथ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी के बाद ये बदमाश उसकी जान के दुश्मन बन गए। विक्रम को मारने के लिए उनके घर के आसपास मंडराने लगे, जिसकी सूचना फोन पर उन्होंने चौकी इंचार्ज को दी थी। अपराधियों ने सोमवार को गोली मार दी। तब वो अपनी बेटियों के साथ घर जा रहे थे। बुआ के घर से जा रहे थे हम, जैसे ही गली से निकले तो उन्होंने हमारी गाड़ी को ढकेल दिया। गाड़ी को ढकेलने के बाद पापा को मारने लगे हम, और फिर कहने लगे कि तुम जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा बाप नहीं बचेगा। पापा कह रहे थे कि तुम भाग जाओ यहाँ से। फिर ये मेरी बहन फिर बुआ के यहाँ गई, बुआ के यहाँ जाके बताया। फिर एक ने गोली मार दी, फिर दूसरा गोली लोड कर रहा था। कितने आ गए भैया थोड़ा लेके, फिर सब भाग गए। पत्रकार विक्रम जोशी की मौत के बाद सूबे में सियासी भूचाल सा आ गया है। कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर सपा और बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए गुंडा राज बताया। हमारे साथी विक्रम जोशी के परिजनों के साथ तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, पर क्या ये नहीं दर्शाता कि उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं,
और जहां राम राज्य की स्थापना करने का वादा कर आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, राम राज्य तो दूर, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज भाजपाइयों ने पैदा कर दिया है। विक्रम जोशी की मौत के बाद उसकी बहन और भांजी खासे सदमे में हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि छेड़खानी की शिकायत का ये नतीजा परिवार को भुगतना होगा। ये बेहद सदमे वाली खबर है। मैं ये इस रिपोर्ट को देखते हुए यही सोच रहा हूँ कि उन छोटी बच्चियों पर कितना ट्रॉमा हुआ होगा। खैर, हमारे देश में इसे महत्व तो दिया नहीं जाता है। ये जानने की बात है कि किस तरह से गोली लगने के बाद किस तरह की आधुनिक चिकित्सा दी जा रही थी, किस तरह के डॉक्टर लगाए गए थे ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। हमारे साथ रवीश रंजन हैं। रवीश, पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये जो मुआवजे की बात हुई है, सपा ने मांग की है कि 25 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, यूपी सरकार ने कितने दिए हैं? दूसरा सवाल जो है इससे कहीं ज़्यादा है कि गोली लगने के बाद क्या इनका मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक तरीके से किया गया था, उच्च स्तरीय तरीके से किया गया था? आज देखिए रवीश जी, परसों से लगातार पत्रकार जो है वो काफ़ी गुस्से में हैं, धरना प्रदर्शन भी दिया। तब आज जब देखा कि तमाम सारी खबरें मीडिया में चल रही हैं और गाजियाबाद के अपराध की खबर सारे मीडिया में हेडलाइन चल रही है और मौत हो गई पत्रकारों की, जब पत्रकार की मौत हो गई तब आज डीएम साहब पहुंचे वहां पर और ये उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रही है विक्रम जोशी के परिवार को। जहां तक बात उनके इलाज की है, तो जब उनको गोली मारी गई थी, सर में बहुत ही सटाकर गोली मारी गई थी और उनको तुरंत जो है वो सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन उस वक्त भी डॉक्टरों ने कहा था कि चूंकि सर में गोली लगी है तो बहुत मुश्किल है उनका बचना, तो 2 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे। फिर आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे उनकी मौत हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति का जहां तक हम आपको बताएं तो परिवार में जो विक्रम जोशी हैं वही सारे परिवार के एक तरीके से पालनहार थे। सबसे बड़े जो है वो बेटे थे और 2 बेटियां हैं, एक और छोटा सा बच्चा है उनके पास में। तो निश्चित तौर पर उनको आर्थिक मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आज कुछ आर्थिक मदद उन्हें ज़रूर पहुंची है, लेकिन परिवार की एक मेन डिमांड ये थी कि किसी भी परिवार के सदस्य को एक नौकरी दी जाए। जी रवि। पर रवीश, ये जो गिरोह था 9 लोगों का, इसका कॉम्बिनेशन क्या था? कैसे ये लोग इस तरह से गैंगअप होकर एक पत्रकार पर गोली चलाने की योजना बनाते हैं, तब जब 4 या 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले विकास दुबे के इनकाउंटर कर यूपी पुलिस अपनी भुजाएं फड़फड़ा रही थी कि वो इतनी सख्ती करती है, इसके बाद भी इस तरह के अपराधी योजना बनाते हैं और पत्रकार पर निशाना बनाते हैं? जी देखिए, गाजियाबाद में पिछले 1 साल में तकरीबन 120 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं, ऐसा पुलिस का दावा है, जिसमें 40 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और तकरीबन 130 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा भी गया है। उसके बावजूद अगर इस तरीके का गैंगअप होता है और बाकायदा 9 लोगों का एक जो गिरोह है, ये पिछले 5-6 दिन से लगातार उस पत्रकार के घर के आसपास रेकी कर रहे थे और उन्हें मारने की पूरी योजना थी। हमें ये भी बताया गया आज जो है वो जानकारी मिली कि ये जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया है, इन्होंने पिछली बार इस होली में भी जो है वो जो विक्रम जोशी के जो भांजी है उसके घर में गए थे। उसके बाद उन लोगों के खिलाफ में शांति भंग का एक मामला भी दर्ज हुआ था। उसके बाद वो लोग छूट गए थे। 6-7 दिन पहले भी इन लोगों ने छेड़खानी की कोशिश की, तब आपस में मारपीट भी हुई। लेकिन इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद अब आप देखिए कि विक्रम जोशी ने एक बाकायदा जो है वो लिखित तहरीर भी दी, लेकिन उस तहरीर के बावजूद और तहरीर देने के 2 दिन के बाद में जब इन लोगों ने देखा कि विक्रम जोशी ने जब ये देखा कि ये सारे आपराधिक तत्व उनके घर के आसपास मंडरा रहे हैं, तो उन्होंने फिर चौकी इंचार्ज को फोन किया और ये बोला कि इन लोगों से उन्हें जान का खतरा है, क्योंकि ये लोग लगातार उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो फोन पर भी बात करने के बावजूद भी पुलिस ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और यही वजह रही कि जब बदमाशों ने देखा कि पुलिस भी इनकी शिकायत पर बहुत ज्यादा कार्रवाई करती हुई नहीं दिख रही है, तब इन बदमाशों ने बाकायदा जिस दिन विक्रम जोशी अपने बहन के घर गए थे तो वहां पर उनके बेटे का बर्थडे था। बर्थडे से वो वापस लौट रहे थे अपनी 2 बेटियों के साथ में। एक बेटी की उम्र 6 साल है
और दूसरी बेटी की उम्र है जो 10 साल की बेटी है। इन दोनों बेटियों के सामने उनके फादर के सर पर गोली मारी जाती है। पहले उनको मारा जाता है, फिर गिराया जाता है, फिर उनको गोली मार दी जाती है। तो आप सोचिए कि एक 10 साल की बच्ची और एक 6 साल की बच्ची के सामने उसके फादर को गोली मारी जाती है। किस तरीके का डर का माहौल में वो कई सालों तक ये बच्चियां जिएंगी। तो सबसे पहली चुनौती पुलिस के सामने यही है कि जो एक डर का माहौल आम लोगों के बीच में बन रहा है उसको दुरुस्त करना, कम से कम एक विश्वास और एक जो है वो भरोसा आम लोगों का लौटाना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। वरना आप इनकाउंटर इस तरीके से करते रहेंगे, पैर में गोली लगती रहेगी, आप फोटो ऑप्शन करवाते रहेंगे कि पुलिस वालों के कंधे पर एक अपराधी जा रहा है और फोटो छप गई उसकी। इन इनकाउंटरों का अगर प्रभाव इन बदमाशों पर पड़ा होता तो शायद विक्रम जोशी को अपनी जान से न हाथ धोना पड़ता। जी, रविश की जो ये डिटेल बता रहे थे, क्या आप सुन पा रहे थे? 2017 में जब चुनाव हो रहा था तो एक नौटंकी हो रही थी। चुनाव में कई प्रकार की नौटंकियां होती हैं। रोमियो जूलियट को लेकर हो रहा था कि रोमियो स्क्वाड बनेगा, छेड़खानी बंद हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी छेड़खानी रोकने की शिकायत 1 साल से करने के बाद भी, जैसा कि रविश ने बताया कि पिछली होली से शिकायत करने के बाद भी ये अंजाम हुआ कि विक्रम जोशी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर आप सुन सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं, आपका कलेजा ज़्यादा मजबूत है। हम तमिलनाडु चलते हैं। मद्रास हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या में शामिल 7 हत्यारों को जो सज़ा याफ्ता हैं, अगर उनके छोड़ने के फैसले पर राज्य सरकार ने जो सिफारिश भेजी है राज्यपाल के पास, राज्यपाल अगर जल्दी फैसला नहीं लेते हैं एक समय के भीतर, तो अदालत अपनी तरफ से कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी। अदालत को ये कदम उठाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और अब हम लेंगे ब्रेक में जाने से पहले ये रिपोर्ट देखते जाइए कि पालघर में यात्री किस तरह से और किस वजह से हंगामा करने के लिए ट्रैक पर ही बैठ गए। नाला सपारा में बस न मिलने की वजह से पास के नाला सपारा रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा हो गई और रेलवे से जाने की इजाज़त मांगने लगी। ये भीड़ देखकर वहां तैनात पुलिसकर्मी इन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर कर दिए। आप लोग 4 महीना से लॉकडाउन किए, बंद किए, 5 महीना से लॉकडाउन को हम लोग घर में बैठे हैं, हमारे बच्चे लोग क्या खाएंगे? पूरे आम पब्लिक है, सबको बोलते हैं कि जिसको गवर्नमेंट की नौकरी है हो जाएगा, जिसको नहीं है नहीं जाएगा, तो वो क्या खाएगा? कोरोना के लिए आप लॉकडाउन कर रहे हो, तो कोरोना से हम नहीं मरेंगे तो ऐसे भूखे तो घर में मरेंगे। और सीधा सीधा बोल देता है तुम लोग जब काम पे आओ उसके बाद ही तुम्हें सैलरी मिलेगा। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग उनको पूछते तो वो लोग सीधा जवाब देते कि खाली गवर्नमेंट वालों के लिए बस रहता है, प्राइवेट वालों के लिए कुछ नहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है, टाल देता है वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, दिन भर धूप में खड़ा करवा के उसके बाद शाम में कह देता है कि आज नहीं होगा। कल बोले कि मात्र 12 को सीट बचा हुआ है, जिसमें 12 को का ही होगा, बाकी कल आइए। तो हम लोग फिर 12 को यहाँ छोड़ के, जिसका शुरू में नाम था छोड़ के हम लोग वापस चले गए। तो फिर जब आज आए हैं लगभग 10 बजे, 10 बजे सबका नौटंकी है कि यहाँ जाइए, कभी वहाँ भेजता है, कभी वहाँ भेजता है। 3-4 दिन से आ रहे हैं यहाँ पे, लाइन लगे चले, एकदम दिक्कत बढ़ते जा रहा है, चेक कर ही नहीं रहा है। कुर्सी कटेगा तो चेक होगा, कुर्सी काटता ही नहीं। पैसा कौन दे रहा है? पैसा जो सेठ साहब सब आते थे कार से, वही सब साइड से पैसा देते थे और अंदर घुसाते थे गार्ड साहब, और वहाँ जो अंदर बैठते जो काउंटर पे मैडम और डॉक्टर। जहाँ रिपोर्ट आता है, जहाँ चिपका था, वहाँ गए 2 बार, वहाँ से बोला जाओ सैंपल जहाँ लेता वहाँ जाओ, जहाँ पर बोलता जहाँ एंट्री होता वहाँ जाओ, यहाँ पर 2 बार गए, यहाँ पर भी 2 बार आए, अभी तक कुछ नहीं मेरा पता चल रहा है। कब दिए थे? 18 तारीख को शाम में। किट की कमी नहीं है, नहीं, लेकिन हम लोग को इंस्ट्रक्शन है
कि एसिम्प्टोमेटिक जिसको कोई कुछ नहीं है उसका जांच नहीं करना है। 300-400 अभी सैंपल पड़ा हुआ है जांच के लिए और लोग रोज 100-200 आदमी आ रहा है, तो वो आखिर वो 400 कब जांच होगा। नतीजा ये हो रहा है कि 15 तारीख की रिपोर्ट 20 को मिल रही है, 20 की रिपोर्ट मिलेगी 25 को। नतीजा अगर पॉजिटिव जो भी है वो 5-6 दिन तो ऐसे ही बिता देगा। तो आपने देखा कि बिहार में क्या हाल है। 1500 आज नए केस आए हैं और अब जो कोविड-19 के नए केस बिहार में आ रहे हैं वो गांवों से आ रहे हैं। आपने अभी पूर्णिया की रिपोर्ट देखी तो ये हाल है। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम ये जानना चाहते हैं अनुराग द्वारी से कि क्यों जहां तहां लोग लाइन में लगे हुए हैं और इस तरह से यूरिया को लेकर डिमांड कर रहे हैं। इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों हैं? अगर सरकार कहती है कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार यूरिया की मांग है, तो सरकार इंतज़ाम क्यों नहीं कर पा रही है? और ये ज़्यादा दाम में ब्लैक में मार्केट से यूरिया कैसे मिल रही है? तो फिर काउंटर से यूरिया क्यों नहीं दी जा रही है? जो इसकी जो सही कीमत है उससे क्यों नहीं दी जा रही है? किसानों का इस तरह से शोषण क्यों हो रहा है? अनुराग बताइए विस्तार से। रवि जी बहुत अजीब सा इत्तेफाक है। मैं शहर से थोड़ी दूर पर हूँ, गांव में हूँ, तो मुझे इस मास्क की जरूरत नहीं है। खेत है मेरे, एक तरफ मक्के की फसल है, दूसरी तरफ धान है। ये बताने का मकसद यूं था क्योंकि मुझे 2019 का वो वक्त याद आता है, पिछले साल जब कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी विपक्ष में थी, और जो खरीफ के सीजन में, माफ कीजिएगा रबी के सीजन में सरकार का कहना था कि 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया की उसको जरूरत है। केंद्र से पूरा कोटा नहीं आया है, 15 लाख मीट्रिक टन आया था और कई जगहों पर रैक नहीं पहुंचे थे। तब भी इसी तरह का आंदोलन चल रहा था। बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाया था और तब राज्य सरकार गए, जो कृषि मंत्री हैं उर्वरक मंत्री से मिले और रैक आई, तमाम चीजें हुई। इस बार अब इस सीजन में ये हालत बीजेपी के वक्त में है, सत्ता बदल गई है लेकिन हालात किसानों की कमोबेश वही हैं। खेती किसानी का सीजन भी बदला है और लगभग 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया अभी चाहिए। वैसे मैं यूरिया का बहुत बड़ा हिमायती नहीं हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पूरा चक्र चला है हरित क्रांति के बाद, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किया है 95 के बाद से खेतों को बंजर बनाने में, तो जो नाइट्रोजन है, चूंकि शुद्ध नाइट्रोजन है यूरिया से, और किस तरह से नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित किया है यूरिया ने, तो बहुत बड़ा योगदान यूरिया का रहा है। लेकिन आज स्थिति यह है कि अगर आप ये जो लंबी लंबी फसल देख रहे हैं, यूरिया न डले तो ढल जाएगी। आज हालत यह है कि 1 एकड़ खेत में आपको 225 किलो यूरिया से लेकर 250 किलो यूरिया किसान को लग जाता है। और ऐसे में इस बार चूंकि बारिश ठीक ठाक हुई है, ऐसा मान रहे हैं जानकार कि लगभग 23% रकबा बढ़ गया है, तो जो 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया है उससे ज्यादा की गुंजाइश बन रही है। अब सरकार कह रही है कि जो मक्का या कपास, चूंकि जो मक्का है वो छिंदवाड़ा के बेल्ट में ज्यादा होता है, जो कपास है वो खरगोन के बेल्ट में ज्यादा होता है, तो इसके शायद हो सकता है कि थोड़े सियासी मायने भी हों, क्योंकि राज्य में 24 जगहों पर उपचुनाव भी हैं, तो ये एक वजह हो सकती है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि हमको ये भी समझना पड़ेगा किसानों को भी शायद, क्योंकि लगातार यूरिया जब से देश अपना एक लिबरलाइजेशन के दौर से गुजरा है, यूरिया इकलौता फर्टिलाइजर ऐसा बच गया है जिसका पूरी तरह से सरकार पर, उसके आने पर, आयात पर, उसके विपणन पर, हर चीज पर यूरिया का नियंत्रण है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली बार जो फॉर्मूला दिया था वो ये कि 80% सहकारी समितियों के जरिए से बिकेगा और 20% जो बिकेगा वो निजी दुकानों के जरिए बिकेगा। अब यहाँ आप खेल समझिए कि कुछ दिनों पहले पिपरिया में 3 ट्रक पकड़े गए, उसमें लगभग 900 टन यूरिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि 900 टन यूरिया 3.5 एकड़ खेत के लिए लगेगा? क्योंकि उस ट्रक मालिक ने यही बताया कि वो अपने खेतों के लिए ले जा रहा है और उसके खेतों के जो कागजात दिखे थे वो 3.5 एकड़ खेत के थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो यूरिया सहकारी समितियों के माध्यम से 225 या 230 या 240 रुपए में बिकना था, वो बिक रहा है। अगर आप निजी दुकानों से खरीदे, वो भरे पूरे हैं, उनके पास पूरा यूरिया है और वहां 500-550 रुपए में बिकता है। किसान के लिए सबसे सस्ता विकल्प है, ताकि उसकी फसल ऐसे लहलहाए, हरी दिखे, यूरिया सबसे सस्ता विकल्प है, इसलिए वो यूरिया पर बहुत ज्यादा आश्रित है। लेकिन हालत यह है कि कई जगहों पर यूरिया मिल नहीं रहा। कई जिलों से ऐसी तस्वीरें जो हमने भेजी, आप देखेंगे कि लंबी लंबी लाइनें हैं, किसान उद्वेलित हो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग द्वारी, एक नए पहलू को सामने रखने के लिए। इस यूरिया से मुक्ति पाने की तरफ प्रस्थान कीजिए आप किसान भाई लोग भी, चाहे जैसे भी हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से ये भी तब तक के लिए ठीक होनी चाहिए। जल जमाव हिंदी पत्रकारिता का ये एक आत्मीय शब्द है जो हर बारिश में इस्तेमाल होता है, हर शहर में इस्तेमाल होता है, हर संस्करण में इस्तेमाल होता है। जल जमाव की समस्या, जल जमाव की समस्या वो समस्या है जो वहीं पर हर साल जमाव दिखाती है जहां पर पिछले साल दिखा चुकी होती है। यानी जल जमाव से ही आप आश्वस्त हो सकते हैं कि इस देश में ना कुछ बदलेगा ना कुछ बदला है, कुछ कुछ बदलता रहेगा, जैसे प्रोपेगेंडा होता रहता है। दिल्ली का हाल देखिए, फिर ब्रेक लीजिए। इंटरनेट पर आप जाएं और अनुपम मिश्र और डूब रहा है तैरने वाला समाज आप सर्च करें, किसी न किसी वेबसाइट से ये लेख, शानदार लेख बिहार की बाढ़ पर आपको मिलेगा। इसका 3 हिस्सा मैं जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूं। लिखते हैं कि अनुपम मिश्र कैसे लिखते हैं कि बाढ़ आने पर सबसे पहला दोष तो हम नेपाल को देते हैं। नेपाल एक छोटा सा देश है, बाढ़ के लिए हम उसे कब तक दोषी ठहराते रहेंगे। कहा जाता है कि नेपाल ने पानी छोड़ा इसलिए उत्तर बिहार बह गया। यह देखने लायक बात होगी कि नेपाल कितना पानी छोड़ता है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि नेपाल बाढ़ का पहला हिस्सा है। वहां हिमालय की चोटियों से जो पानी गिरता है उसे रोकने की उसके पास कोई क्षमता या धन नहीं है। यदि नेपाल पानी रोकेगा तो आज नहीं कल हमें अभी की बाढ़ से भी भयंकर बाढ़ झेलने की तैयारी करके रखनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि हिमालय का हिस्सा कच्चा है और इसे कितनी भी सावधानी और ईमानदारी से बनाए गए बांध किसी ना किसी तरह प्रकृति की किसी छोटी सी हलचल से टूट भी सकते हैं। उत्तर बिहार की परिस्थिति भी अलग से समझने के लायक है। यहाँ पर हिमालय से अनगिनत नदियां सीधे उतरती हैं और उनके उतरने का एक ही सरल उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे पाठशाला में टीन की फिसल पट्टी होती है, उसी तरह से ये नदियां हिमालय से बर्फ की फिसल पट्टी से धड़ाधड़ नीचे उतरती हैं। हिमालय के इसी क्षेत्र में नेपाल के हिस्से में सबसे ऊंची चोटियां हैं और कम दूरी तय करके ये नदियां उत्तर भारत में नीचे उतरती हैं। इसलिए इन नदियों की पानी क्षमता, उनका वेग, स्पीड, उनके साथ कच्चे हिमालय से शिवालिक से आने वाली मिट्टी और गाद इतनी अधिक होती है कि इसकी तुलना पश्चिमी हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय से आप नहीं कर सकते हैं। बाकी बिहार की बाढ़ राजनीति और मुआवजे का एक तरह से आत्मसंतोष और प्रतीक्षा करता हुआ बिहार, इस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। उत्तर बिहार जो है पूरा डूब रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं, अदृश्य हैं। आप देखिएगा ये जो गांव है पूरी तरीके से ये डूब चुका है। मवेशी हैं, सब लोग गांव के लोग जो हैं फंसे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। अभी जो जल संसाधन जो मंत्री हैं ये उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नीतीश कुमार जी तो 125 दिन से गायब हैं, नजर नहीं आ रहे। उनके मंत्री भी गायब हैं, वो भी नहीं नजर आ रहे। हमारे गांव वाले लोगों से भी बात हुई है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। लोगों को सुरक्षित स्थान तक भी नहीं ले जाया जा रहा है, नाव की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। और दूसरा खाने पीने का भी आपने देखा होगा कि सड़क को जो 4 लेन सड़क है वो सहारा बना हुआ है। वहाँ जो लोग अपना ठिकाना जो है रखे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक जो सुविधाएं हैं
वो भी अब तक नहीं दिला गई है। ये लोगों को खाली चुनाव की चिंता है, बाढ़ की चिंता नहीं है, लोगों की जान की चिंता नहीं है, कोरोना की चिंता नहीं है। पूरी तरीके से लोग तबाह हो चुके हैं और बर्बाद हो रहे हैं। बिहार की स्थिति भयावह है, नाजुक है और ये पूरा बाढ़ देख सकते हैं, पूरा गांव की गांव जो है, गांव की गांव वो डूबा हुआ है, लोग मर रहे हैं। ऐसे में कहां से वोट लोग करने जाएंगे? और पहली प्रायोरिटी है जान है तो जहां है। लोकतंत्र में लोक नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सीधे आप चाहते हो कि वोट करें और शमशान जाए, मतलब लाशों के ढेर पे हम लोग जो है चुनाव एकदम नहीं होने देंगे। नीतीश जी का आंख का आंसू जो है वो सूख गया है। बिहार जो बाढ़ में डूब गया, उनका आंख का आंसू सूख गया। लोग जो है मर रहे हैं, रो रहे हैं और बीजेपी के लोग जो है वर्चुअल रैली कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो है यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन 7 तारीख को अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी के लिए वो वर्चुअल रैली को अटेंड करेंगे 7 तारीख को। यहाँ करंट लगने से जो है लोगों की मौतें हुई है। करंट का है, नाव डूबने का है, सांप बिच्छू काटने का है, भूख से है, बीमारी से है, ये हाहाकार है। और साथ में कोरोना है, महामारी है। क्या इंतजाम है? आपको कहीं भी प्रशासन का लोग नजर आया? कहीं भी एनडीआरएफ टीम नजर आ रही है? और ये बिहार के बाढ़ को समझने की भी बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में भी देख लीजिए। हमारे संवाददाताओं ने आज दिन भर जो मेहनत की है उसकी एक छोटी सी झलक। ये वो जगह है जहां पर पुराने वक्त में बीजेपी का हेडक्वार्टर होता था। यहीं पर जो एमपी हैं विजय गोयल, उनका आवास भी है। और यहाँ पर 14-15 अशोका रोड के पास ये गड्ढा, और यहाँ पर किस तरीके से पानी निकल रही है वो आप देखिए कि आपको नज़र आएगा। ज़मीन उसकी धंस गई है और ट्रक जो है बिल्कुल फंसा हुआ है और क्रेन की मदद जो है वो फ़िलहाल ली जा रही है। ट्रक किस तरीके से है और ये डिवाइडर ने शायद बचा लिया होगा। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये यहाँ पर जो ट्रक है वो आपको बिल्कुल फंसी हुई नज़र आएगी और नीचे जो है वो ज़मीन जो है वो धंसी हुई है। और अब राजनीतिक खबरें जिनकी वजह से हम सब हैं। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि 24 जुलाई को उसका फैसला आने तक स्पीकर विधायकों की अयोग्यता के मामले में कोई कार्रवाई न करें। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मसले पर सुनवाई करेगा। स्पीकर सीपी जोशी ने याचिका में मांग की है कि हाईकोर्ट इस मामले में कोई आदेश ही न सुनाए। दलील ये दी गई है कि स्पीकर के आदेश जारी करने के अधिकार पर हाईकोर्ट रोक नहीं लगा सकता। स्पीकर की दलील है कि विधायकों को अयोग्य घोषित करने और नोटिस देने का अधिकार स्पीकर के पास है, इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के उलट है। उधर सचिन पायलट ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में फैसला दिए जाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी लोगों और रिश्तेदारों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी का सिलसिला जारी है। आज जोधपुर में अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर छापे मारे गए। बताया जा रहा है कि एक कथित खाद घोटाले के सिलसिले में ऐसे ही छापे देश में 13 जगहों पर डाले गए। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक अग्रसेन गहलोत की कंपनी अनुपम कृषि ने रियायती दरों पर मिलने वाली खाद को किसानों को बांटने के बजाय कुछ कंपनियों को बेच दिया, जिसे इन कंपनियों ने पाबंदी होने के बावजूद निर्यात कर दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2012-13 में इस घोटाले का पता लगाया था।
आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। अब हम चलते हैं हैदराबाद, जहां पर अभिभावक जो हैं वो स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि फीस बढ़ा दी गई है और वो चाहते हैं कि बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए। ये आंदोलन कर तो रहे हैं हैदराबाद के अभिभावक, लेकिन देश भर में ये समस्या बनी हुई है और इसे बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालने का प्रयास नहीं हुआ है। आप किसी भी राज्य में जाएं तो स्कूलों की फीस को लेकर ये शिकायत आ रही है। एक तो कि फीस क्यों बढ़ गई इस दौरान, दूसरी शिकायत ये आ रही है कि उन चीज़ों की फ़ीस क्यों ली जा रही है, जैसे बिजली की दरें हैं, कैंटीन की फ़ीस है, मेस का खाना है, इन सब चीज़ों का जो स्कूल की फैसिलिटी का अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो फ़ीस क्यों ली जा रही है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक लगातार हमें लिख रहे हैं और अब वो टूट चुके हैं। उनकी भाषा बता रही है कि अब वो रोने लगे हैं, लड़खड़ाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें 4-4, 5-5 महीने से प्राइवेट स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट के जो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाते हैं उन शिक्षकों को किसी प्रकार का वेतन नहीं मिला है, उनका घर नहीं चल रहा है। एक तीसरा पक्ष यह है कि यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का खेल हो रहा है। बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ज़्यादा बढ़ाकर पैसा बढ़ाकर फीस ले रही हैं, तो छात्र कह रहे हैं कि ये जाती क्यों, क्योंकि उनके माँ बाप को भी सैलरी नहीं मिल रही है और सैलरी उनकी कम हो गई है। तो एक चक्र है, बीच में ये भी लड़ाई है कि जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं वो अब किराया कैसे देंगे, या फिर यूनिवर्सिटी के छात्रावास या जो किराए का जो छात्रावास है किराए की, उसका पैसा क्यों देंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से ये एक पूरा एक चक्र फंस गया है जिसका समाधान निकालने की जरूरत है कि स्कूल के शिक्षकों को सैलरी चाहिए। तो जिनकी नौकरी नहीं गई है वो पूरी फीस उन्हें देनी चाहिए, जिनकी नौकरी गई है वो स्कूल में सर्टिफिकेट दिखाएं और स्कूल उन्हें कुछ रियायत दे, या तो माफ करे या तो सरकार उस माफी की जगह सब्सिडी भरे, ताकि बच्चों पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव ना आए। ये दो काम करना बहुत जरूरी है कि स्कूल प्राइवेट शिक्षकों के वेतन ना काटें और स्कूल और अभिभावकों के बीच में कोई एक रास्ता निकले जिससे तीनों पक्ष, अभिभावक का, शिक्षक का और स्कूल का पक्ष जो है वो एक संतोषजनक स्थिति में पहुंच जाए। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मीडिया में ये खबरें दबा दी जाएंगी क्योंकि ये लोग भी वही देखते हैं जो टीवी पे जो प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। सिर्फ जब इनकी समस्या आती है तब ये हमें ढूंढने निकलते हैं कि कहाँ गया कोई रवीश कुमार या उमा सुधीर कहाँ है जो दिखा दें, क्योंकि इन्हें भी पता है कि बाकी चैनलों पर इन सब चीज़ों को नहीं दिखाना है, मगर ये भी वही सब देखते हैं जो प्रोपेगेंडा शाम को बैठकी लगाकर। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम ये चीज़ देख रहे हैं, जिस तरह के पत्र या मैसेज मिल रहे हैं कि समाज का ये जो तबका है वो टूट गया है। अभिभावक जिसके पास पैसा नहीं है फीस देने के लिए और उसकी नौकरी चली गई है, उसका स्वाभिमान चला गया है एक तरह से कि वो कैसे डील करे। जो प्राइवेट स्कूल के, चाहे आरा हो चाहे आगरा हो, कहीं भी के जो प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनके पास पैसे नहीं है 5-5 महीने से, वो बहुत तकलीफ में है। जब मैं ये कम से कम 20 बार दिखा चुका हूं तब भी मुझे लोग लिखते हैं कि आप नहीं देखते हैं। इसका मतलब वो गोदी मीडिया देख रहे होते हैं। तो पर वो बात नहीं है, वो शिकायत की बात नहीं है। बात यह है कि क्या इनका कोई समाधान निकाला जा सकता है। स्कूलों के फंड का कोई वास्तविक मूल्यांकन हो जिसमें स्कूल को भी खलनायक ना बनाया जाए, उनकी मजबूरी समझी जाए और एक बीच का रास्ता निकाला जाए, अभिभावकों की भी मजबूरी समझी जाए और जो इसमें जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उनकी सैलरी भी किसी न किसी रूप में प्रोटेक्ट की जाए, संरक्षित की जाए, ताकि एक थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक माहौल बना रहे। तो ये है, अगर हमारे कहने से चीजें बदलती हैं तो हमने एक बार 21वीं बार फिर से कह दी और 21वीं बार भी वो प्राइवेट स्कूल के टीचर नहीं देख रहे होंगे। अब देखिए कि हमने कोरोना की लड़ाई की। अब जरा बताइए कि दुनिया के किस देश में हमारी तारीफ हो रही है, बताइए। 11,92,000 से ज्यादा केस हो गए हैं। अब ये हम करीब 12 लाख क्रॉस करने वाले हैं। 37,000, 35,000, 40,000 रोजाना केस आ रहे हैं। एक दिन में 650 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। क्या ये चीजें सामान्य हैं? हम क्यों नहीं अभी तक इसे नियंत्रित कर पा रहे हैं? अब दिल्ली ने एक फैसला किया है कि वो सीरो सर्वे लगातार करेगा। ये ठीक है, व्यवहारिक बात है कि लगातार करने से ज्यादा ढंग से पता चलेगा कि लोगों में इम्यूनिटी बनी है कि नहीं बनी है। पर यह ध्यान में रखिए कि फिर भी इससे आप किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।